हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रॉलेट एक्ट प्लस में जलियांवाला हत्याकांड से रिलेटेड एमसीक्यूज 50+ एमसीक्यूज हैं। लास्ट तक वीडियो देखना, विद एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी भी कवर होगी। साथ साथ में पहले कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर, बड़े बड़े यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, पीसीएस वगैरह जो भी रहते हैं, एसएससी वगैरह, एनटीपीसी, डिफेंस एग्जाम्स के अंदर, और फ्यूचर में कैसे आने वाले हैं, पूरा कवरेज मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर? रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किस साल पास किया गया था? इसको पास किया गया था 1919 में। इसी एक्ट के बाद धीरे धीरे रॉलेट सत्याग्रह आता है, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट पास किया गया था, फिर उसके अगेंस्ट में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, तो 1919 में ये एक्ट पास किया गया था। अब ये एक्ट था क्या? सबसे पहली बात तो आती है, इस एक्ट का एक तरीके से जो ऑफिशियल नाम क्या था। रॉलेट एक्ट तो क्या था, रॉलेट सिडनी उसकी चेयरमैन थे, इसलिए रॉलेट एक्ट बोल देते हैं उसको। बट उसका एक्चुअल नाम क्या था, ऑफिशियल नाम क्या था, एग्जामिनर पूछ सकता है। उसका ऑफिशियल नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, 1919 में पास किया गया था, 18 मार्च 1919 को। ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट को क्या पावर मिल गई थी? जो वॉर टाइम की पावर थी ना, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था जब 1914 से 1918 के बाद, जो पावर उनके पास तब थी ना, सिविल लिबर्टीज को कर्टेल करने की, वही पावर इन्होंने यहाँ पे ले ली थी। जैसे किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ कि ये सेडिशियस एक्टिविटी करने वाला, जिससे कि अनरेस्ट होने वाला कंट्री में, तो उसको उस संदेह के बेस पे विदाउट ट्रायल उसको पकड़ लेते थे और सस्पेंड कर देते थे। मतलब कि जो आपका आर्टिकल 32 में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ना हबीस कॉर्पस की जो अपने पास होती है, पावर होती है, कि वो वाली भी कर्टेल हो जाती है। सिविल लिबर्टीज वगैरह सब कर्टेल हो जाते थे। ठीक है, इंडिविजुअल को विदाउट ट्रायल एक तरीके से डिटेन कर देते थे, सस्टेन कर देते, सस्पेंड कर देते थे, हबीज कॉर्पस और सिविल लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। तो ये इस एक्ट के अंदर था। ठीक है, अल्टीमेटली तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने अपना रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया 1919 में, तुरंत बाद ही इसका विरोध करने के लिए। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? रॉलेट सिडनी। उनके नाम पे इसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है, फेमस नाम से, पर ऑफिशियल नाम का था एनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। और इसी के बाद जब सत्याग्रह होता है, फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। 13 अप्रैल 1919 की डेट याद रखनी है आप लोगों को, क्योंकि इस दिन बैसाखी का डे था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी भी समझ आनी चाहिए और इवेंट्स में क्या क्या था वो समझ आना चाहिए। मेन एम क्या था रॉलेट एक्ट का? मेन एम क्या था कि जो लोग, जो रेवोल्यूशनरी लोग थे ना, जो रिवोल्यूशन करते थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे, अपना पॉइंट रखते थे, ठीक है, तो उसको सप्रेस करने के लिए, और जो नेशनलिस्ट एक्टिविटी चल रही होती थी उसके लिए मैंने इस एक्ट को पास किया गया था। टू सप्रेस रेवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट एक्टिविटी, उसके लिए इस एक्ट को पास किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आता है, किस एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला जाता है हिस्ट्री में? वो बोला जाता है रॉलेट एक्ट को। ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था? ये आ गया क्वेश्चन। ये आया हुआ है, ये यूपीपीएससी के अंदर आया हुआ है, बीपीएससी के अंदर आया हुआ है, एसएससी के अंदर आया हुआ है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था रॉलेट एक्ट का? ये था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। नाम याद रखना, ए एंड आर एक्ट, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, 1990 के अंदर। मेन क्या था? डिटेंशन विदाउट ट्रायल। एक टर्म ये भी याद रखनी है, इस एक्ट के अंदर क्या था कि विदाउट ट्रायल डिटेन कर देते थे सीधा उसको। ठीक है, ये याद रखना है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ऑप्शन इस पे भी आता है कि इस एक्ट के अंदर ऐसा क्या था कि लोग इसका अपोज कर रहे थे। डिटेंशन विदाउट ट्रायल, कोई कोर्ट वोट कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होगी, ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा डिटेन कर देंगे। ठीक है, वो वाला सिचुएशन था यहाँ पे। तो ये याद रखना है, और उसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक एक्ट इन द इंडियन हिस्ट्री? ब्लैक एक्ट किसको बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर? रॉलेट एक्ट को, 1999। विच एक्ट empowered द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू imprison इंडियन विदाउट ट्रायल? विदाउट ट्रायल के अंदर इम्प्रिजन कर देते थे, डिटेन कर देते थे। तो ये किस एक्ट में था? रॉलेट एक्ट में। देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम से अंदर ऑलरेडी, तो वही मैं कवर करा रहा हूँ किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको आपकी तैयारी दिखे यहाँ पे, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम आपको पढ़ना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, इसमें मेनली जो सिविल लिबर्टी होती थी लोगों की, वो कर्टेल की जा रही थी। मतलब कि उसको जो डिटेन किया जाता था विदाउट ट्रायल, कोर्ट के सामने ले जाया नहीं जाता था। ठीक है, जो सस्पेंड कर दिया था हाबिस कॉर्पस को, कंडक्ट ट्रायल विदाउट जूरी वाला सिचुएशन। ठीक है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास? जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था उस टाइम पे वाइसराय कौन था उस टाइम पे? तो उस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे इंडिया के। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? मॉन्टेग्यू। ठीक है, वो वहां पे लंदन में बैठते थे। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पे वाइसराय थे 1919 के एक्ट के टाइम।
रॉलेट एक्ट के टाइम, ठीक है। और तीनों के तीनों कांड ये रॉलेट एक्ट भी और सत्याग्रह भी और जलियांवाला बाग मासकर तक तीनों के सिचुएशन में पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि इस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो चेम्स फोर्ड थे तीनों सिचुएशन में, ठीक है। रॉलेट एक्ट मेनली कर्टेल्ड विच टाइप ऑफ लिबर्टी, किस तरीके की लिबर्टी को कर्टेल किया था, अभी बताया था आप लोगों को थोड़ा बहुत, सिविल लिबर्टीज को, सिविल लिबर्टीज को कर्टेल कर दिया था लोगों की उसने, जैसे फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, इस तरीके की लिबर्टीज को उसने कर्टेल किया था, एक तरीके से सिविल जो होती है, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला वेंचर ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में कब था, देखो महात्मा गांधी ने इससे पहले कौन कौन से किए थे, एक तो चंपारण किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था, यहाँ पे उन्होंने जितने भी उनके तौर तरीके थे ना कि फास्ट हंगर हंगर वाला करना है, सिविल डिसोबीडियंट करना है, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन करना है, सब कुछ ट्राई कर लिया था गांधी जी ने छोटे लोकल लेवल पे, लोकल लेवल की स्ट्राइक करके, और वहां का उसको अच्छा फ्रूटफुल रहा और सक्सेस मिली गांधी जी को। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाना शुरू किया नेशनल लेवल पे जाने के लिए, ठीक है। तो नेशनल लेवल की शुरुआत कहाँ से करते गांधी जी, उसके तुरंत बाद जैसे खेड़ा सत्याग्रह बना होता है 1918 में, उसके अगले साल ये आ जाता है रॉलेट एक्ट, तो इसके थ्रू गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म मिला कि अब मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगा, तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह से शुरुआत किया था, अपना वेंचर स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया लेवल का रॉलेट सत्याग्रह से, ठीक है, 1919 में। और इससे पहले चंपारण 17 में, अहमदाबाद मिली स्ट्राइक 18 में, खेड़ा 18 में, ये लोकल रीजनल थे, और पहला जो नेशनल वाइड का था वो महात्मा जी का रॉलेट एक्ट 1919 से शुरुआत था। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, किसने सजेस्ट किया था गांधी जी को नो टैक्स कैंपेन लॉन्च करने के लिए, ठीक है, और पर गांधी जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया उस प्लान को कि रॉलेट एक्ट का हम विरोध करेंगे नो टैक्स कैंपेन के थ्रू, पर गांधी जी ने बोला था नहीं नहीं ये चलेगा नहीं, आपकी स्कीम गलत है, ठीक है। तो ये सजेस्ट किसके द्वारा किया गया था, तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन ये सजेस्ट किया गया था स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे, आर्य समाज से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा गांधी जी को सजेस्ट किया गया था, पर गांधी जी ने एक तरीके से अपना जो तरीका है हड़ताल वाला, प्रेयर फास्टिंग वाला और पीसफुल प्रोटेस्ट वाला, वो तरीका अपनाना ज्यादा बेहतर समझा, ठीक है, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये बाद में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में मिलेगा, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, नो टैक्स कैंपेन वाला, पर नॉन कोऑपरेशन और रावला टैक्स के टाइम पे ये नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिगार्डेड एज इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग का इमीडिएट प्रीकर्सर किसको बोलते हैं, मतलब आग किसने लगाई थी मेन जलियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंचने के लिए, पहले क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया, फिर रॉलेट सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह में ही जब उनके सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पकड़ लिया जाता है, फिर उसमें मिलते हैं वो लोग, मीटिंग करते हैं इसका क्रिटिसाइज करने के लिए, जलियांवाला बाग में जब बैसाखी का सेलिब्रेट कर रहे होते लोग अमृतसर में, बट क्या होता है उस टाइम पे जनरल डायर आ जाता है और जो एक एग्जिट होता है उसी को बंद कर देता है, और बिना कुछ अनाउंसमेंट किए सीधा गोली चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये वो वाली सिचुएशन थी, रॉलेट सत्याग्रह एक तरीके से प्री कर सकता उसका। और किस किस को पकड़ा जाता है अमृतसर में, जो एक नेशनलिस्ट थे अरेस्ट किया जाता है, किस, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये हिंदू थे ये मुस्लिम थे, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाने के लिए एक तरीके से कोलैब किया था इन लोगों ने, ठीक है। What why did anti-Rowlatt Act agitation intensify particularly in Assam? तो अमृतसर, अमृतसर में ही क्यों एक तरीके से इंटेंसिफाई हो गई थी एंटी रॉलेट एक्ट एजिटेशन, क्योंकि जो इनके नेशनलिस्ट लीडर थे दो, एक तरीके से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पकड़ लिया गया था 10 अप्रैल को, ठीक है, और उसके 3 दिन बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो जब उसमें एक तो लोग तो अपना फेस्टिव गैदरिंग के लिए इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, पर उसी के साइड बाय साइड जो ये नेशनलिस्ट लीडर थे वो भी इकट्ठा हुए थे, ठीक है, एक तरीके से रॉलेट एक्ट का अपोज करने के लिए, और साथ साथ में जो इनके लीडर पकड़े गए हैं सत्यपाल जी और किचलू जी, तो उसको एक तरीके से विरोध करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे, बट वहीं पे आ जाते हैं अपने जनरल डायर, तो बस फिर सीन हो जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, 13 अप्रैल को, अब 13 अप्रैल डेट याद रखना, बैसाखी। हु वाज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल किसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कैच है एक, ये याद रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, गलत करते हैं क्वेश्चन को, जो एक्चुअल जिसने गोली चलाई थी ना उसका नाम था जनरल रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, हैरी डायर याद रखना, हैरी डायर जिसने वहां पे बंदूकबारी की थी, जो ऑन ग्राउंड था, गोलियां चलाई थी, जिसने लोगों की किलिंग की थी। बट बट ये याद रखना जो उस टाइम पे एलजी था ना वहां का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो थे माइकल ओ डायर, ठीक है, जिसने सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल कौन था, क्योंकि जिसने किल किया था हैरी डायर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखना इन दोनों का डिफरेंस,
एक्चुअल ग्राउंड पे हैरी डायर जी थे और ओ डायर एक तरीके से एलजी थे, जो बड़े लेवल पे जिसने ऑर्डर्स दिए थे, ठीक है। पर ग्राउंड पे किसने किया था? हैरी डायर ने किया था, ये याद रखना। और जेम्स फोर्ड कौन थे? वाइस राय थे उस टाइम पे। तीनों की क्रोनोलॉजी याद रख लेना, समझ लेना डिफरेंस क्या है। हैरी डायर जिसने किलिंग की थी, ओ डायर जो एक तरीके से एलजी थे उस टाइम पे, ठीक है। तो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल पूछ रहा है, हैरी डायर थे, इनके द्वारा किलिंग की गई थी लोगों की, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ है। ये एलजी थे जिनके द्वारा किलिंग की गई थी, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो अपना एक तरीके से वायसराय है। हु वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम जलियांवाला बाग मैसेकर? जब मैसेकर हुआ था, ये जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड, तो उस टाइम पे एलजी कौन थे? ओ डायर, ठीक है। ये ओ डायर एलजी थे, और जो अपने दूसरे डायर है हैरी डायर, उन्होंने एक्चुअल किलिंग की थी वहां पे, ठीक है। एक तरीके से असैसिन लोगों को मारा था वहां पे, हत्याकांड किया था। एग्जाम में आ जाता है ये ट्रैप, याद रखना। एलजी ओडायर है और हैरी डायर जिन्होंने एक्चुअल किलिंग की थी। और ऊधम सिंह ने जो 1940 में किलिंग की थी, मतलब इसको बदला लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, अवेंज किया था, 13 अप्रैल 1940 में मारा था। उसने किसको मारा था? ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर को मारा था, या फिर हैरी डायर को मारा था? हैरी डायर तो 1927 में नेचुरल डेथ से ही मर जाते हैं, जिन्होंने एक्चुअल ग्राउंड पे मारा था लोगों को। बट जो एलजी थे, उसको उधम सिंह के द्वारा मारा गया था 1940 में लंदन में, ठीक है। सर माइकल ओ डायर, ठीक है, याद रखना है डिफरेंस। जनरल डायर को मतलब माइकल ओ डायर को मारा गया था उधम सिंह के द्वारा, ना कि हैरी डायर, जो ये रेजिनल्ड हैरी डायर है ना, जिसने लोगों को किलिंग की थी। ये तो नेचुरल डेथ से मारे थे अपनी, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। उधम सिंह ने वो जनरल डायर को नहीं मारा था, वो नेचुरल डेथ से मारे थे, इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था, ठीक है, जो एलजी थे। क्योंकि सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है ना, ऑर्डर्स तो वहीं से निकलेंगे, तो इसलिए वो वहां पे कंफ्यूज होने के चांस होते हैं बच्चों के पास। ब्रिटिश गवर्नर अपॉइंटेड विच कमेटी टू इन्वेस्टिगेट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इमीडिएटली नहीं बिठाई गई थी, हत्याकांड तो 13 अप्रैल को ही हो गया था, बट कमेटी अक्टूबर तक जाके बिठाई थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एजिटेट कर रहे थे उसके अगेंस्ट, मतलब विरोध ज्यादा हो रहा था कि इस पर कमेटी नहीं बैठनी चाहिए, तो इनको 5-6 महीने बाद जाकर को थोड़ा होश आया, फिर उन्होंने कमेटी बिठाई, ठीक है। कमेटी का नाम क्या था? उसके चेयरमैन कौन थे? हंटर। हंटर के नाम पे उस कमेटी को बिठाया गया था, हंटर कमेटी, ठीक है। चेयरमैन का नाम याद रखना। कमेटी का नाम था हंटर, ठीक है। कमेटी का नाम हंटर हो गया, उसके कुछ मेंबर भी थे, और दूसरा उसका एक ऑफिशियल नाम था। हंटर तो उसके चेयरमैन थे, इसलिए हंटर कमेटी बोल देते हैं फेमस तरीके से, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, ऑफिशियल उस कमेटी का नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी 1919। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, याद रखना, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी उसका ऑफिशियल नाम था, ठीक है। और इस कमेटी की रिपोर्ट क्या निकली थी? क्रिटिसाइज किया था जनरल डायर को, एक्शंस को, और उसको रिमूव कर दिया गया था सर्विस से, बट उसको कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं दी गई थी, ठीक है। बस सर्विस से रिमूव कर दिया गया था, ये याद रखने का है। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बोल देते हैं, या फिर हंटर कमेटी बोल देते हैं। फिर उसके बाद व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ कमेटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट? ऑफिशियल नेम क्या था उसका? हंटर कमेटी तो नॉर्मल नाम था उसका, हंटर के चेयरमैन के बेस पे, मतलब एक तरीके से फेमस नाम। पर एक्चुअल नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी 1919 वाली, ठीक है, ऑफिशियल वाला पेपर पे जो नाम था। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कब बैठी थी और उसने रिपोर्ट कब दी? बैठी अक्टूबर में थी ये रिपोर्ट, ये कमेटी अप्रैल में कांड हुआ था, और रिपोर्ट आई थी इसकी मार्च 1920 तक, ठीक है। साइड बाय साइड अपने इंडियंस ने भी कमेटी बिठाई थी, ठीक है, उसका भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी? हंटर जो कमेटी थी ना, ब्रिटिशर्स ने जो बैठाई थी, उसका इनमें से कौन मेंबर नहीं था? उसमें 3 मेंबर इंडियन थे, ठीक है। 3 मेंबर इंडियन के नाम आपको पता होंगे, तो आप चौथा इसमें से इजीली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो सर चिमनलाल मेंबर थे उस कमेटी के, सितलवाद, ठीक है, हरिलाल सितलवाद। सुल्तान अहमद, ये भी उसके मेंबर थे। पंडित जगत नारायण, ये भी उसके मेंबर। ये 3 इंडियन थे मेंबर इस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का, ठीक है। हंटर चेयरमैन थे। मोतीलाल नेहरू उसमें मेंबर नहीं थे। मोतीलाल नेहरू अलग से एक आईएनसी कमेटी बैठी थी, उसके मेंबर थे। तो ऑप्शन याद रखने का, इसने पूछा नॉट ए मेंबर, तो मोतीलाल नेहरू विल तो करेक्ट, ठीक है। जो हंटर कमेटी के मेंबर की बात पूछ रहा है, चिमनलाल, सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण, याद रखना है तीनों। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि 3 ऑप्शन है, ये 3 नाम है, तो वो यही पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली कि इनमें से कौन सा उसमें कमेटी का मेंबर नहीं था। तो एक 3 नाम आपको याद रखेंगे, तो चौथा वाला कुछ अलग देगा, कुछ भी दे सकता है, गांधी जी लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की जगह कुछ और भी लिख सकता है, मदन मोहन मालवीय लिख सकता है। तो वो आंसर नहीं होगा, मतलब वो आंसर होगा फिर, क्योंकि ये मेंबर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इस केस में डी आंसर होगा।
विद रेस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉन ऑफिशियल कमेटी बिठाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ आईएनसी कमेटी? आईएनसी ने भी कमेटी बिठाई थी, ठीक है। इन आगे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा उस मेंबर का कमेटी का मेंबर नहीं था? देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, हंटर कमेटी के मेंबर थे चिमन लाल, ठीक है, और पंडित जगन्नाथ नारायण और वो दूसरे वो नूर अहमद, ठीक है। वो तीनों मेंबर हंटर कमेटी के मेंबर थे। ये चिमन लाल जी हंटर कमेटी के मेंबर थे, ना कि इस आईएनसी की नॉन ऑफिशियल कमेटी के मेंबर, ठीक है। तो ये तीन सही है, ये गलत है, तो गलत ही पूछा है इसने, इसलिए डी आंसर सही होगा। नॉन ऑफिशियल कमेटी के मेंबर कौन कौन थे वो पता होना चाहिए, ठीक है। विच इंडियन पर्सनैलिटी रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड? अब देखो, ये हत्याकांड हुआ तो जो जो मेडल मिले थे ना लोगों को, वो अपना मेडल वगैरह देने लगे गवर्नमेंट को वापस, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है हमको, वापस ले लीजिए अपना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट के लिए ये नाइटहुड की उपाधि, जैसे सर वगैरह मिलता है, ऐसे नाइटहुड भी मिला था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस दे दिया था अपना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऐसे ही गांधी जी ने भी अपना वापस किया था। गांधी जी को कौन सा अवार्ड अवार्ड मतलब वो मिला हुआ था, टाइटल मिला हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है गांधी जी ने कौन सा बोर वॉर के लिए दिया था। उन्होंने बोर वॉर अफ्रीका में हुए थे ना, तो वहां पर उनको एक टाइटल मिला हुआ था, वो टाइटल गांधी जी ने भी रिटर्न किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड दे दिया था वापस, ठीक है। महात्मा गांधी, चलो मैंने क्वेश्चन ही पूछ लिया है। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा वाला एक तरीके से टाइटल जो उनको मिला हुआ था कॉलोनियल रिप्रेशन के, मतलब प्रोटेस्ट किया था जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, इन्होंने भी रिटर्न किया था। पहले किसने किया था? पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। इमीडिएटली जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तभी इमीडिएटली वो उन्होंने एक तरीके से अपना जो मेडल उनको तरह मिला हुआ था नाइट्रो का दे दिया था। पर गांधी जी ने इमीडिएटली नहीं किया था, गांधी जी ने किया था लगभग लगभग जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता ना, उस वाले ईयर में 1920 में किया था, ठीक है। 1920 में किया था, और टाइटल कौन सा था? केसर ए हिंद वाला टाइटल, ठीक है, केसर ए हिंद। नाइटहुड किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। और केसर ए हिंद गांधी जी, जो इन्होंने वापस दिया था। हु रिजाइंड फ्रॉम द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? इसके प्रोटेस्ट में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट करने के लिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक ही अकेला मेंबर था इंडिया का, ठीक है। उसने भी एक तरीके से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इसका प्रोटेस्ट करने के चक्कर में रिजाइन कर दिया। नाम था उनका चेतुर शंकरन नैयर। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी के अंदर, प्रोबेबली आपके पीसीएस के अंदर देखने को आपको मिल सकता है। The task of drafting the report of Indian National Congress, non-official inquiry committee of Jallianwala Bagh massacre and martial law of Punjab was given to, मतलब जो ड्राफ्ट करने का, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने का टास्क किसको दिया गया था? नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड बैठी थी पंजाब के अंदर जो कांड हुआ था, तो वो टास्क किसको दिया गया था? वो टास्क दिया गया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है। महात्मा गांधी जी को टास्क अलॉट किया गया था। Who was the Prime Minister of England at the time of जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड में, ठीक है। जलियांवाला बाग हो, उससे पहले जो एक्ट आया हो, रोलट एक्ट आया हो, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ हो, तो उस टाइम पे एक ही पर्सन प्राइम मिनिस्टर थे लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो वो थे डेविड लॉयड जॉर्ज, ठीक है। डेविड लॉयड जॉर्ज उस टाइम पे एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे। जलियांवाला बाग को मैसेकर को एक प्रिवेंटिव मर्डर बोला गया था, मतलब इसको रोका जा सकता है, ऐसा मर्डर था जिसको प्रिवेंटिव मर्डर बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा बोला गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे उस टाइम पे? मॉन्टेग्यू, ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इनके द्वारा उनको एक तरीके से प्रिवेंटिव मर्डर बोला गया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें हम क्रोनोलॉजी पे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। क्रोनोलॉजी पे बात करेंगे। इन कार के रेशन, ठीक है, वहां पे अरेस्ट वाला टर्म नहीं लिखा हुआ था, मैंने लिखा आपके लिए, सिंपल रहे आपके लिए समझने में, ठीक है। इनकारकरेशन का मतलब है कि उनको पकड़ा गया, अरेस्ट करा गया, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल को अमृतसर में। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। फिर अमृतसर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ 1919 का, ठीक है। तो तीनों क्रोनोलॉजी में प्रॉपरली दिए हुए हैं। 10 अप्रैल को उनको पकड़ा हुआ था सत्यपाल जी को, और उसके बाद 13 अप्रैल को एक कांड हुआ, और दिसंबर में सेशन होता है अमृतसर का, दिसंबर में सेशन हुआ। तो क्रोनोलॉजी सही है, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 2 3 देख लेते हैं, ये 1 2 3 आंसर हो गया। तो ये थे ऑलरेडी जो आ चुके हैं क्वेश्चन, और प्रोबेबली जो फ्यूचर में आ सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड प्लस में रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया, इससे ज्यादा क्लियरिटी से आप कहीं नहीं समझ पाओगे प्रॉपर। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।